हेलो, अस्सलाम वालेकुम। फराज, आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो, ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। अभी लेक्चर स्टार्ट करते हैं। यहाँ शेयर स्क्रीन करते हैं। इसमें हमारे पास है, एक है कॉन्फ़िगरेशन टेस्टिंग में, तो हमारे पास एक है कॉन्फ़िगरेशन टेस्टिंग लेक्चर नंबर 18 और दूसरा है इंस्टॉलेशन टेस्टिंग। कॉन्फ़िगरेशन टेस्टिंग तो अभी मैंने कुछ रिकॉर्डिंग की ना 30 से ऑनवर्ड, और फिर इंस्टॉलेशन टेस्टिंग पे आते हैं फर्स्ट। अब उस पे आता है कॉन्फ़िगरेशन टेस्टिंग पे। हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन टेस्टिंग में किसको कहते हैं? कॉन्फ़िगरेशन टेस्टिंग का एक्चुअली मतलब ये होता है कि एक आप इनपुट्स, फॉर एग्जांपल आप इनपुट्स फिक्स करते हैं, उसी के बेसिस पे फिर आपने उसको आउटपुट। हेलो हेलो, जी सर। आवाज आ रही है? जी सर। और हाँ, स्क्रीन शेयर हो रहा है? जी हो रहा है। हाँ, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन टेस्टिंग है हमारे पास, दूसरा है इसमें इंस्टॉलेशन टेस्टिंग, और थर्ड जो हमारा लेक्चर है वो है डॉक्यूमेंटेशन टेस्टिंग। तो स्टेप बाय स्टेप आते हैं। तो पहले कॉन्फ़िगरेशन टेस्टिंग को टच करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन टेस्टिंग है क्या? तो जिस तरह मैंने आपको बता दिया कि एक चीज़ को इनपुट्स हम फिक्स करते हैं और हमें कुछ एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स चाहिए, उसी के बेसिस पे हम फिर उसको चेक करते हैं कि जो चीज़ें हमने कॉन्फ़िगर की है वो हमें, जो चीज़ हमने कॉन्फ़िगर की है वो हमें आउटपुट उसी की तरह दे रहा है या नहीं। तो इस तरह इसकी डेफिनेशन से क्लियर है कि मुख्तलिफ इंटीग्रे जो हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग करते हैं, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग करते हैं, मुख्तलिफ हार्डवेयर के डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम पे या डिफरेंट हार्डवेयर पे। तो एक सॉफ्टवेयर को अगर आपने देखना होता है कि उसको मल्टीपल, ये जो आपका वो मैं तो खैर वो इको इसमें हो रहा है, उसको थोड़ा सा कंट्रोल करिए, ठीक है। तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग या ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग हम करते हैं, उसमें भी हम इस कॉन्फ़िगरेशन टेस्टिंग को देखते हैं मुख्तलिफ वेरिएंट्स में। तो सबसे पहले इसके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि आपने जब भी कॉन्फ़िगरेशन टेस्टिंग, तो उससे पहले यूनिट टेस्टिंग और इंटीग्रेशन टेस्टिंग ये हो चुका हो। जब ये हो चुका हो तभी आप एक चीज़ को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जिस तरह इसके नाम से क्लियर है कि एक चीज़ को हम कॉन्फ़िगर करते हैं, पहले से पैरामीटर सेटिंग्स करते हैं, फिर उसके एक्सपेक्टेड आउटकम्स देखते हैं। तो उसको वो एक्चुअली हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन टेस्टिंग ही है। और इसके गोल्स में क्या आता है कि आया, इसके गोल में ये आता है कि आया वो जो एप्लीकेशन आप उस हार्डवेयर पे इंस्टॉल कर रहे हैं वो उसकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहा है कि नहीं। अगर फुलफिल नहीं कर रहा तो वो क्या करेगा, वो उसमें डिफेक्ट्स को आइडेंटिफाई कर लेगा, उसको एनालाइज कर लेगा, और नीचे जो प्रोग्रामर है उसको पॉइंट आउट कर देगा कि इसमें ये खामियां हैं, ठीक है ना, कॉन्फ़िगरेशन में। तो इसमें हमारे पास एक ये गोल्स में दो स्टेप दिए थे, और दूसरा इसके ऑब्जेक्टिव्स में, हमारे पास दूसरा आ जाते हैं कि पार्शियली वैलिडेट द एप्लीकेशन, कि एप्लीकेशन को पार्शियली ये इसने वैलिडेट करना होता है। इसका मतलब क्या है कि वही जो मैंने स्टार्ट में बताया है कि कॉन्फ़िगरेबिलिटी द रिक्वायरमेंट्स, कि फॉर एग्जांपल आपने एक्स वाई इनपुट में दिया है, एक्स वाई, और आपको जेड में आउटपुट चाहिए। तो जो एक्स वाई इनपुट आपने इसको दिया है, आया वो आपको जेड एक्सपेक्टेड रिजल्ट दे रहे हैं कि नहीं। इसके आगे आप कुछ यूज केसेस पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा। तो दूसरा ये है कि वो उन डिफेक्ट्स को आइडेंटिफाई कर लेता है जो जो इफिशिएंटली यूनिट टेस्टिंग और इंटीग्रेशन टेस्टिंग में वो स्किप हो जाती है, ठीक है ना। इसमें स्किप रहती है तो कॉन्फ़िगरेशन टेस्टिंग उन एरियाज को भी एड्रेस कर लेता है। जिस तरह फंक्शनल वेरिएंट्स, कि जो फंक्शन जो मॉड्यूल्स होती है एक मुख्तलिफ फाइल्स की शक्ल में होती है, वो चेंज होती रहती है। तो जो जब वो वो चेंज होती है तो वो हाँ, ये अपने माइक को थोड़ा सा म्यूट कर ले तो ये इको इसमें नहीं आएगा।
ठीक है ना। तो फंक्शनल वेरिएंट्स को आइडेंटिफाई करना, तो कि जो मॉड्यूल्स आपके पास रेप्लिकेट हो जाते हैं, करप्ट हो जाते हैं, उनके बारे में पता चल जाता है। मल्टीपल लैंग्वेज पर्सनलाइजेशन, इस तरह की जो चीज़ें हमारे पास होती है वो आपके पास बिल्ट और इंटीग्रेशन टेस्टिंग में पता नहीं चलता, और कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायरमेंट्स जो कॉन्फ़िगरेशन टेस्टिंग है वो उसमें हमें क्लियर नजर आ जाती है। दूसरा, हमें डेवलपमेंट टीम्स को उन फेलर्स के बारे में भी बता दिया जाता है जो यूनिट और इंटीग्रेशन टेस्टिंग में वो अनआइडेंटिफाइड रह जाती है। और दूसरी स्टेप इसमें हमारे पास ये भी आ जाते हैं कि अगर आपने हार्डवेयर के साथ कुछ चीज़ें ऐड करनी है या रिमूव करनी है, तो कॉन्फ़िगरेशन टेस्टिंग हमें ये भी बता देती है कि इतनी मेमोरी आपने ऐड रिमूव की है, इतने रिसोर्सेज आपने ऐड किया है, रिमूव किया है, प्रोसेसर, ये सारी जो कंपेटिबिलिटी इश्यूज है, ये सारी चीज़ें हमें पता बता दी दी जाती है। और ऑप्टिमल सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बता दिया जाता है। ऑप्टिमल सिस्टम के बारे में का क्या मतलब है कि जो जिस एप्लीकेशन को आप कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, जिसको हम कॉन्फ़िगरेशन टेस्टिंग कहते हैं, कि आया इसके लिए ये हार्डवेयर मुनासिब है कि नहीं, सुटेबल है कि नहीं, उसके बारे में पता चल जाता है। प्री कंडीशंस क्या है, आपने जब भी कॉन्फ़िगरेशन टेस्टिंग करनी है उससे पहले कुछ चीज़ें सेटिस्फाई होनी चाहिए। एक ये है कि कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायरमेंट्स सारी की सारी फुलफिल होनी चाहिए। उसकी जो पूरा सेट ऑफ लिस्ट होता है, फॉर एग्जाम्पल जो टेस्टिंग फेज पे लोग काम कर रहे होते हैं उनको एक लिस्ट पकड़ा दिया जाता है कि पहले आप ये चीज़ें देख लें। तो वो रिक्वायरमेंट्स पहले ना स्पेसिफाइड होनी चाहिए। जिस तरह मैंने बता दिया कि उसकी रिक्वायरमेंट में हमारे पास यूनिट टेस्टिंग पहले से हो चुका होना चाहिए, और उसका जो इंटीग्रेशन टेस्टिंग जो इंटीग्रेट टेस्टिंग वो भी हो चुका हो, और मल्टीपल वर्जन्स ऑफ द एप्लीकेशन मस्ट एग्जिस्ट। ठीक है ना। जिस एप्लीकेशन को आप कॉन्फ़िगर कर रहे हैं उसके मल्टीपल वर्जन भी एग्जिस्ट कर, क्योंकि आप एक एक वर्जन को चेक करेंगे विद रिस्पेक्ट टू इट्स कॉन्फ़िगरेशन, तो उसी के मुताबिक जब भी कॉन्फ़िगरेशन की बात आ जाए, मैंने आपको बता दें इनपुट्स की सेटिंग, इनपुट्स पैरामीटर्स को आपने कुछ वैल्यूज देनी है, कुछ रिमूव करनी है, उसी के मुताबिक आपने आउटपुट देखना होता है। जिस तरह हमारे पास आपने हार्डवेयर में देखा होगा एलईडीज होती है, उसकी जो कुछ बटन्स को आपको ऑन करना पड़ता है, कुछ को ऑफ रखना होता है, उसी के मुताबिक आप आउटपुट लाइट की जो आउटपुट है वो देखते हैं। वो भी एक कॉन्फ़िगरेशन एग्जांपल हमारे डीएलडी में आ जाती है। सॉफ्टवेयर इंटीग्रेटेड टेस्टिंग दूसरा ये है कि कॉन्फ़िगरेशन आपने तब करनी है जब सॉफ्ट इंटीग्रेशन टेस्टिंग या हो चुका हो। जिस तरह यहाँ यूनिट टेस्टिंग की बात है ना, यहाँ इंटीग्रेशन टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग और इंटीग्रेशन टेस्टिंग से पहले आप ये नहीं कर सकते। एप्लीकेशन सब कुछ रेडी हो, तैयार हो चुका हो, तभी आप कॉन्फ़िगरेशन टेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं और सॉफ्टवेयर के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को हार्डवेयर पे चेक कर सकते हैं। ठीक है ना। कंपोनेंट्स हैव पास्ड, हाँ ये कंपोनेंट्स वही वाली बात है कि इंटीग्रेशन टेस्टिंग पास कर चुका हो इंटीग्रेट, और जो आप जिन लोगों से कॉन्फ़िगरेशन टेस्टिंग करवाना चाहते हैं वो एक्सपर्ट्स और ट्रेन पर्सन्स आपके पास अवेलेबल हो, ये भी उसकी प्री कंडीशन में आती है। तो कंप्लीट एक टेस्ट एनवायरनमेंट हमारे पास रेडी हो इस शक्ल में। ठीक है ना। एक टेस्ट केस देखते हैं, इसमें इन्होंने बताया कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास दो स्क्रीन हैं, आप इसकी सिर्फ रीबूटिंग सीक्वेंस देखना चाहते हैं, आप सिस्टम को रीबूट करना चाहते हैं, तो एक एप्लीकेशन को आप दो मॉनिटर्स पे आपने लगाया है, एक आपके पास फॉर एग्जाम्पल लैपटॉप है, दूसरा आपके पास आम एक दूसरा सिस्टम है। लैपटॉप एक सब सुपर कंप्यूटर है, दूसरा मिडिल लेवल कंप्यूटर है, दोनों पे उस एप्लीकेशन की रिबूटिंग आप देखना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपकी एग्जाम्पल लेता हूँ कि विंडो 10 को आप सुपर कंप्यूटर पे भी देखना चाहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को, और एक दूसरे को उससे थोड़ा स्लो सिस्टम पे भी देखना चाहते हैं। तो अब दोनों का बिहेवियर डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे आपने देखना है, एक का टाइम मुख्तलिफ होगा, दूसरा का टाइम उससे भी डिफरेंट होगा। तो उसको आप जब मर्ज एक स्क्रीन पे करेंगे, चेक करेंगे, उनकी टाइमिंग आपने देखना होगी, उनमें मुख्तलिफ किस्म के बैकग्राउंड प्रोसेस चल रहे होते हैं। तो ये सब कुछ किस चीज़ पे डिपेंड करता है, ये उसकी कॉन्फ़िगरेशन पे, कि हाई स्पीड कंप्यूटर पे आपने इतने टाइम पे रिबूट होना है, स्लो स्पीड कंप्यूटर पे आपने इतने टाइम पे रिबूट होना है। ठीक है ना। तो यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दिया कि आपने पहले अपने कंप्यूटर को टर्न ऑफ कर ले, एक दूसरे उस एप्लीकेशन को आप दूसरे कंप्यूटर एक्सटर्नल मॉनिटर पे भी रन कर ले, फिर अपने कंप्यूटर को भी ऑन कर ले, लैपटॉप वगैरह का, और दोनों की जो बूट सीक्वेंस है उसको आप एनालाइज कर ले। अब दोनों में टाइमिंग का भी फर्क होगा,
उनमें मुख्तलिफ फाइल्स की जो अपडेट्स वो भी डिफरेंट होगी। तो ये हाउ टेस्टिंग एक्सपेक्टेड रिजल्ट में इन्होंने बल्कि एक्सटर्नल डिस्प्ले को इग्नोर कर ले, बाकी जो मैंने आपको कंक्लूजन बता दिया इस सब का इस इन सब लाइन्स का भी जो कंक्लूजन हमारे पास बनता है कि आपने रिपोर्टिंग टाइमिंग देखनी है, आपने कितने थ्रेड्स उस टाइम, कितने प्रोसेस एक्टिव है, कितने प्रोसेस नॉन एक्टिव है, ये सारी चीज़ें आपने एनालाइज करनी है। तो ये करके सब कुछ उसकी अंदर जो फाइल में कॉन्फ़िगर ऑपरेटिंग सिस्टम की जो फाइल है, जो वो किस तरह उनकी सेटिंग हुई होती है उसी के मुताबिक उसने रिबूट होना होता है। किस हाई स्पीड हाई स्पीड हार्डवेयर पे आपने किस तरह चलना है, मिडिल लेवल पे कितना चलना है, टाइम कितना लेना है, ये सारा सब कुछ इसमें हमारे पास होता है। यह एक दूसरा टेस्ट कहती है कि दिस यूज कैन डिस्क्राइब द सिनेरियो ऑफ लॉगिंग इन विद मल्टीपल डिस्प्ले। वही वाली बात है कि एक एप्लीकेशन को आप मल्टीपल डिस्प्ले पे चेक करना चाहते हैं, तो वो एप्लीकेशन जो प्रोडक्ट है उसकी जितनी भी फाइल्स हैं वो मुख्तलिफ तरीक़ों से उनकी सेटिंग हुई होती है। इस चीज़ को जो सेटिंग हुई होती है इसको हम कॉन्फ़िगरिंग कहते हैं। तो लोगों ने इसको किस तरह कॉन्फ़िगर किया है, तो उसमें इंफॉर्मेशन उन्होंने लॉग की होती है कि आपने स्लो कंप्यूटर पे किस तरह चलना है, हाई स्पीड पे किस तरह चलना है, ये सारी चीज़ें, और मिडिल लेवल पे किस तरह चलना है। तो मल्टीपल डिस्प्लेस पे चेक किया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ वही उसको भी इस तरह चेक किया कि पहले आपने एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया है एक सिस्टम पर भी, दूसरे पे भी, फिर उसको लॉग आउट कर ले फॉर। इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि आपके पास फेसबुक आपने इंस्टॉल किया है, ठीक है ना। एक आप बहुत पुराना मोबाइल उठा लें, आईफोन है जो भी है वो, या सैमसंग उठा ले ओल्ड वर्जन, और एक दूसरा अपडेट वर्जन, दोनों पे आप फेसबुक लॉग आउट आपने किया, दोनों पे आप लॉग इन हो जाओ, तो दोनों की जो टाइमिंग है वो भी डिफरेंट होगी, जो उनकी रिपोर्टिंग है वो भी डिफरेंट होगी, आपने जो पोस्ट वगैरह अपडेट करना होता है वो भी डिफरेंट होगी, आपने जो चीज़ें रिकॉर्ड करनी वो भी डिफरेंट होगी। वो क्यों है? क्योंकि उनकी कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग दोनों की चेंज। वो क्यों चेंज है? कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग है कि उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम है दोनों में वो भी डिफरेंट है, और उसका जो हार्डवेयर वो भी डिफरेंट है। समझ आ गई ना। तो इस वजह से लॉगिन स्क्रीन में जो आपको वह डिस्प्ले नजर आता है, इन्होंने तो ये एग्जांपल बताई, मगर आपके जहन में बनता है कि अगर आपके पास पुराना वर्जन आईफोन है, दूसरा आपके पास नया वर्जन है, तो दोनों में जो एप्लीकेशन आपने चलाना है तो दोनों का बिहेवियर, दोनों में उस एप्लीकेशन का बिहेवियर वो चेंज होगा, डिपेंड ऑन देयर सेटिंग्स इंस्टॉल्ड इन दैट ऑपरेटिंग सिस्टम, और उसके हार्डवेयर पे भी डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे वही वाली एग्जांपल उन्होंने कि एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स क्या होने चाहिए। एक्सपेक्ट रिजल्ट्स इसका कंक्लूजन हमारे पास ये बनता है कि स्लो स्लो हार्डवेयर पे आपने एप्लीकेशन चेक किया, और तेज हार्डवेयर पे भी आपने उसको चेक किया, और इसके अलावा अगर आपने उसको प्रोफाइल किया, प्रोफाइलर हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है जिसके बेसिस पे आपको उस एप्लीकेशन के रन हर एक मॉड्यूल का ग्राफ डिस्प्ले होगा, और उसका रनिंग टाइम का भी हमें पता चल जाएगा कि ये मॉड्यूल कितना टाइम ले रहा है, ये कितना टाइम ले रहा है, या आप खुद कोडिंग पे टाइमर भी लगा सकते हैं, उसका भी पता चलेगा। उसकी ग्राफिक्स भी, एक दोनों की जो ग्राफिक्स है वो भी डिफरेंट होगी, दोनों की क्वालिटी भी डिफरेंट होगी। तो वो क्यों डिफरेंट होगी? क्योंकि उसकी सेटिंग इस तरह की होती है कि फ्लो सिस्टम पे वो जिस तरह हम कहते हैं कि ये हार्डवेयर इसको सपोर्ट करता है और ये हार्डवेयर इसको सपोर्ट नहीं करता, ठीक है ना। तो जिस तरह हमारे पास बहुत अच्छे ग्राफिक्स वाले गेम को जब अगर हम पुराने वाले सिस्टम को पे चलाते थे, तो हम उसके लिए 3D कार्ड या ग्राफिक्स कार्ड वगैरह उसमें लगाते थे, क्योंकि उसकी जो सेटिंग्स हैं, जो हार्डवेयर की जो कॉन्फ़िगरेशन थी वो इतने हाई ग्राफिक्स को सपोर्ट नहीं करती थी। तो ये तो इन्होंने वैसे उसके बारे में मैंने आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल समझा दिया। कॉन्फ़िगरेशन एरर हमारे पास इस तरह का है, फॉर एग्जांपल देयर आर द प्रॉब्लम विद द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ योर टाइप्स, प्लीज रिस्टोर विद i2 था। तो ये इन्होंने एक एग्जांपल दी, ठीक है। एक एग्जांपल इस तरह मुख्तलिफ और कॉन्फ़िगरेशन एरर हमारे पास आ जाती है कि ये इसको सपोर्ट नहीं कर रहा या इसको फिलहाल इस तरह। तो ये इसकी एक एग्जांपल है। दूसरी एग्जांपल ये है कि इस तरह के एरर भी हमारे पास आते हैं कि वर्जन आपके पास ये वर्जन जो है या ये सपोर्ट नहीं कर रहा, या बट और डिफरेंट ब्राउजर्स पे ये खुला हुआ है, तो वर्जन्स का मतलब ये आ सकता है
एट द टाइम मल्टीटास्किंग भी हो रही होती है, तो ये सारी चीज़ें इसमें हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन एरर में आ जाती है। यहाँ कुछ टिप्स और के बारे में बताया जा रहा है कि अगर आप कॉन्फ़िगरेशन टेस्टिंग एक पीस ऑफ सॉफ्टवेयर का करना चाहते हैं तो उसमें आपको क्या करना, वी नीड टू कंसीडर व्हिच ऑफ दीस एरियाज वुड बी मोस्ट लाइकली टाइप। हाँ, कि अगर आप एक सॉफ्टवेयर को चेक करना चाहते हैं, उस कॉन्फ़िगरेशन को चेक करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, सॉफ्टवेयर का जो डायनामिक पार्ट है जिसमें आप चेंजेस कर सकते हैं, तो उन मॉड्यूल्स को आपको पहचानना होगा। जब आप उसको पहचान लेंगे तो वहाँ से आप अपने एप्लीकेशन की जो फंक्शनैलिटी है, जो उसका एक्सपेक्टेड आउटपुट है, आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ कुछ और टिप्स भी बताएं कि आपने कॉन्फ़िगरेशन टेस्टिंग के लिए ये भी आप चेक कर सकते हैं। हाईली ग्राफिकल कंप्यूटर गेम विल रिक्वायर लॉट्स ऑफ, यही तो मैंने आपको बता दी नहीं, ग्राफिकल कंप्यूटर गेम है वो ज़्यादा उसकी ग्राफिक्स भी अच्छी है, तो इसके लिए जो वीडियो और साउंड एरियाज है वो मतलब कि हाई अपडेटेड हार्डवेयर इसके लिए होना चाहिए ना, तो तभी उसको सपोर्ट कर सकेगा। तो ये सारी वही वाली बातें बताई गई कि जितना अपडेटेड वर्जन उस एप्लीकेशन का होगा तो उतना वो उसके लिए अपडेटेड हार्डवेयर भी होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये के बारे में ये लिंक्स हैं, इनको आप देख लें, इनको जब आप क्लिक करेंगे तो उस मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स है, मुख्तलिफ किस्म के कॉन्फ़िगरेशन टेस्टिंग के बारे में आपको बता दिया जाता है। अब यहाँ आते हैं एक बात, आप सुन रहे हैं ना? ठीक है ना, ऑनलाइन है? हेलो हेलो, सुन रहे सर। ठीक है ठीक है। हाँ। दूसरा हमारे पास इंस्टॉलेशन टेस्टिंग है। इंस्टॉलेशन टेस्टिंग पे भी आते हैं। इंस्टॉलेशन टेस्टिंग जिस तरह इससे इसकी टॉपिक से क्लियर हो गया, इंस्टॉलेशन टेस्टिंग हमारे पास क्या है, एक एप्लीकेशन को जब आप इंस्टॉल करते हैं पहले उसको हम चेक करते हैं कि आया जो एप्लीकेशन आप बना लेते हैं शहाब, ठीक है। इंस्टॉलेशन टेस्टिंग का ये मतलब है जिस तरह हम एक प्रोडक्ट बना लेते हैं, उसको पूरा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल से उसको गुजारना होता है। फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट हम रिक्वायरमेंट गैदरिंग करते हैं, फिर मॉडलिंग करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग, वैलिडेशन और डिप्लॉयमेंट करते हैं। जब कंपनी एक प्रोडक्ट को रिलीज करना चाहती है तो सबसे पहले ये सारे टेस्टिंग फेजेस से गुजारना पड़ता है, तो उसमें एक है इंस्टॉलेशन टेस्टिंग। इसको भी चेक किया जाता है इंस्टॉलेशन टेस्टिंग में कि आया आपका जो प्रोडक्ट है ये मुख्तलिफ हार्डवेयर पे सही इंस्टॉल हो रहा है या नहीं, या कोई एरर तो नहीं दे रहा, ठीक है ना। तो इस परफॉर्म दैट ऑल इंस्टॉल फीचर्स एंड फंक्शंस प्रॉपर्ली, इंस्टॉलेशन के बाद वो सारे जो उस प्रोडक्ट की जितनी फीचर्स है सब कुछ का प्रॉपर्ली कर रहे हैं या नहीं, ठीक है ना। तो क्या किस चीज़ को वेरीफाई कर रहे हैं कि उसके जो नेसेसरी कंफर्ट्स हैं वो आया सही इंस्टॉल हो गए कि नहीं, इसके बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। वो या दूसरे वर्ड हम कहते हैं कि इंस्टॉलेशन टेस्टिंग किस चीज़ पे फोकस करता है, अंदर द न्यू एप्लीकेशन इज प्लेस इनटू इट्स, कि अगर इस उसके साथ एक दूसरा एप्लीकेशन अगर कुछ और फाइल्स उसके साथ एक्स्ट्रा डाल दी जाती है, अगर उस प्रोडक्ट को फ्यूचर में अपडेट होना होता है तो उसके और वर्जन बनने होते हैं, तो ये उसमें ये कंपेटेबिलिटी इशू है, हम उसको वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं कि नहीं। तो इंस्टॉलेशन इशू में ये है कि आप सॉफ्टवेयर हाउस में काम कर रहा है, आपने एक प्रोडक्ट बना दिया, फॉर एग्जाम्पल आप चीज कर रहे हैं, आपने आपने एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन अपनी तरफ से बना दिया, कोई गेम वगैरह बना दी, तो उससे पहले आपको उसको चेक भी करना पड़ता है IAC इंस्टॉल हो रहा है कि नहीं, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे, मुख्तलिफ हार्डवेयर पे, तो इसको इंस्टॉलेशन टेस्टिंग एक्चुअली कहते हैं, ठीक है ना। अभी आगे हमारे पास इंस्टॉलेशन टेस्टिंग शुड टेक केयर ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। फॉर एग्जांपल इसमें इफ टू चेक इफ व्हाइल इंस्टॉलिंग प्रोडक्ट, चेक मुख्तलिफ क्या है कि सॉफ्टवेयर पैचेस या सर्विस पैक 3 मुख्तलिफ वर्जन के ये कि आप जो एप्लीकेशन आपने बनाया है वो जो हार्डवेयर अवेलेबल रिसोर्सेज है वो ये उसके लिए सूटेबल है कि नहीं, ठीक है ना। कि आप ऐसा ना हो कि आपने बहुत पुराना वाला हार्डवेयर उठाया हो और आपके पास सॉफ्टवेयर का जो वर्जन है वो अपडेट, तो दोनों जो है वो पैरेलल में अपडेटेड होना चाहिए। कंटेंट्स पे आपने फोकस करना होता है, इंस्ट्रक्शंस जो इंस्टॉलर्स मुख्तलिफ इंस्टॉलर डॉट एक्स कुछ फाइल्स होती हैं, उसमें टाइपिंग, ग्रामर, कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर, ये सारी चीज़ें उसमें आपने देखनी होती है, क्योंकि आप खुद कंस्ट्रक्टर हो, आप खुद
आपने कंस्ट्रक्ट किया है तो आपको इन कंपोनेंट्स पे उनकी जो DLL फाइल है, जो रनिंग exe फाइल है, सब कुछ अपने देखने हो जो इंस्टॉलर में पड़े होते हैं। दूसरा क्या है इंस्टॉलेशन टेस्टिंग में आपको तीसरे पॉइंट में ये चीज चेक करनी होती है कि प्रोडक्ट शुड चेक फॉर द वर्जन ऑफ द सेम प्रोडक्ट ऑन द टारगेट वर्जन। अभी आपने देखना है फॉर एग्जाम्पल आपने एक आप जो एप्लीकेशन है आपने आप इसकी एग्जाम्पल हम स्टार्ट करते हैं फेसबुक के मुख्तलिफ अपडेट्स आ रही होती है ना, जो अपडेट्स वो रिलीज करती है वो पहले उनको चेक करती है फेसबुक की कि आया जो हम इन अपडेट्स को रिलीज कर रहे हैं ये पुराना जो वर्जन फेसबुक का था या एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर है उसका जो पुराना वर्जन था ये उसके साथ कंपेटेबल है कि नहीं, ऐसा ना कुछ एक्स्ट्रा फाइल गलत फाइल हमने इसमें दरम्यान में डाली तो टारगेट मशीन को टारगेट करती है। ठीक है, ये अपडेट्स क्यों आती है क्योंकि हमारे पास हार्डवेयर अपडेट होता रहता है तो जो कंपनी होती है वो अपनी सॉफ्टवेयर को भी साथ ही साथ अपडेट में भेज रही होती है न्यू वर्जन। इंस्टॉल शुड गिव अ डिफॉल्ट पाथ, इंस्टॉल को इस तरह की डिफॉल्ट पाथ बता दिए कि सी में प्रोग्राम में जाकर अप्लाई जगह पे उसको इंस्टॉल करनी होती है, ये मुख्तलिफ मेथोडोलॉजी है। और इंस्टॉलर में आपने क्या डाली होती है इंफॉर्मेशन कि शुड अलाउ यूजर टू इंस्टॉल इट कि जो स्पेसिफाइड पाथ है जिसका मोस्टली हम सी में बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल होता है तो वो उसी जगह पे भी वही एरिया में वो इंस्टॉल हो गई, बात मिस ना कर जाए। ठीक है, कभी कभार हमारे पास कुछ फाइल्स करप्ट हो जाती हैं तो फिर हमारे पास इंस्टॉलेशन इश्यूज आ जाती है, इंस्टॉलेशन में मसला आता है। ये कंपनी का मसला नहीं हो जाता, सर हम सिस्टम को अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में डाले थे वायरस वगैरह पर अटैक कर ले तो वो करप्ट हो जाए। नेटवर्क पे आपने चेक करना होता है कि उस प्रॉपर इंस्टॉल प्रोडक्ट इंस्टॉल हुआ है यानी इंस्टॉलेशन ऑटोमेटिकली भी स्टार्ट होती है जब आप सीडी इंसर्ट करते हैं, मुख्तलिफ ऑप्शंस होती है मेथड और मतलब लगे है कि इसमें सब एक इंस्टॉलेशन हम इंस्टॉलेशन के बारे में इंफॉर्मेशन बताती है। अब हम एक प्रोडक्ट को इंस्टॉल करते हैं तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमसे बार बार मांगती है, हम बोलते हैं आई एग्री पे क्लिक कर लेते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट में चल रहे होते हैं। तो यही वही वही वाली बातें बताई जा रही है कि ये इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए कह रही है पेयर या रिमूव ऑप्शन भी होनी चाहिए अगर आपने उसको अनइंस्टॉल करना हो, और रजिस्टर कीज भी होनी चाहिए, कुछ DLL फाइल भी होनी चाहिए जो जिसको हम एग्जीक्यूटेबल फाइल्स कहते हैं, शॉर्टकट ये सारे उसमें इंक्लूड होने चाहिए। जो प्रोडक्ट आप रिलीज करना है आपने तो उससे पहले इंस्टॉलेशन करके कोशिश कर ले कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस हाँ कोशिश कर ले एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियार से हट के आप एज अ गेस्ट उसको ऑप्शन दें, उसमें डालने के उस पे ज़्यादा वो लागू ना हो। ठीक है ना, एज अ गेस्ट इंस्टॉलिंग ऑन डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम या फ्लेक्सिबिलिटी उसमें होनी चाहिए। इंस्टॉलेशन में जो है नॉन कंप्लेंट कॉन्फ़िगरेशन होने चाहिए कि उसमें बार बार इतना सेंसिटिव ना हो कि बार बार उसमें कंप्लेंट्स आपको सामने आ जाने। डिफरेंट डोमेन टाइम जोन में वो ऑपरेशनल हो कि पूरी दुनिया में वो हो आपके अगर आपने एप्लीकेशन बनाई है आपके रेवेन्यू बनाने का जरिया बन जाए। ठीक है ना, तो ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट्स जो है हेल्प इस तरह की फाइल आप उसको तरतीब दें जिसमें आपके लिए इंस्टॉलेशन कंडीशन डिटेल्स आप उसमें स्टोर कर सकें। ठीक है, ये आप हमारे पास आ जाते हैं विद एग्जिस्टिंग इंस्टेंस। तो ये जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए ये एग्जिस्टिंग इंस्टेंट फॉरवर्ड रिवर्स ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्ट अदर फाइल एप्लीकेशन, तो ये इंस्टॉलेशन के पूरे पैकेज में ये सारी चीज़ें इंक्लूड होने चाहिए, उसकी एक मेथोडोलॉजी है। यहाँ कुछ टेस्ट केसेस और बग केसेस में के बारे में बताया कि इंस्टॉलेशन टेस्टिंग जब आप करते हैं तो इस तरह के स्टेप्स हम अडॉप्ट करते हैं और इसके बाद जो हमें एक्सपेक्टेड बग्स किस तरह आप जिसके साथ एक्सपेक्टेड बग्स हम किस तरह ज़्यादा होंगे। ठीक है ना, तो इसमें हमारे पास ये तो अब दूसरा फाइल में चले गए इंस्टॉलेशन ये है कि वेरीफाई एप्लीकेशन इज इंस्टॉल्ड टू द करेक्ट फोल्डर। हाँ इसमें उन्होंने सिंपल ये बताया कि आपने सिर्फ ये वेरीफाई करें कि जो आपने इंस्टॉलेशन की है वो करेक्ट पाथ पे यूजर ने इंस्टॉल की है कि नहीं। स्टेप पहले रन एप्लीकेशन एग्जीक्यूटेबल इंस्टॉलेशन फाइल, फिर सेट द डेस्टिनेशन इंस्टॉलेशन कंप्लीट इंस्टॉलेशन, फिर ब्राउज चेक दैट ऑल फाइल। ये सिंपल एक सिंपल तरीके इन्होंने बताया है कि इस
केस इन स्टेप्स को जब आप फॉलो करेंगे तो इसमें हमें कौन सा चीज़ क्लियर हो जाएगी कि जो यूज़र ने इसको करेक्ट पाथ पे इंस्टॉल किया है या नहीं। ये तो सिंपल हम रेगुलर रूटीन में करते हैं, यही सिर्फ हमें क्लियर गुजरना होता है इंस्टॉलेशन में। दूसरा टेस्ट केस के वेरीफाई इंस्ट्रक्शंस इंस्टॉलर और डिस्प्ले करेक्ट। इस आपने इंस्टॉलर जो आप इंस्टॉलेशन करते हैं इंस्टॉल में आपके पास कंप्लीट इंस्ट्रक्शन होती है कि आपने किस तरह इसको इंस्टॉल करना है। तो इसमें स्टेप पहले रन एप्लीकेशन को इंस्टॉलेशन फाइल में वो आप उसको एग्जीक्यूट करें, फिर कंटिन्यू इंस्टॉलेशन थ्रू ईच स्क्रीन एंड मेक श्योर दैट कंटेनर। इन दो स्टेप को जब आप फॉलो करेंगे तो आपको आप इस चीज़ के बारे में क्लियर हो जाएगा कि इंस्टॉलर और डिस्प्लेड करेक्टली। अगर कहीं ना कहीं आपको आप इंस्टॉलेशन करते हैं और आपको कोई ना कोई इंस्टॉलेशन में कोई स्टेप उसमें मिस हो जाए, कोई स्टेप मिस हो जाए, इसका मतलब ये है कि उस स्टेप का जो रेलिवेंट फाइल है या तो वो करप्ट है या सी पाथ में आप नहीं जा रहे। ठीक है ना। ये उन्होंने कुछ एग्जाम्पल दी। अब फॉर यहाँ पे इंस्टॉलेशन बग किस तरह के एरर्स इंस्टॉलेशन के दौरान आ सकती है। इंस्टॉलेशन प्रोसेस ड्यू टू डिफेक्टिव इंस्टॉलेशन पैकेज। डिफेक्टिव के आपका जो पैकेज है जिस एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल करना चाहते हैं कि उसमें कुछ फाइलिंग मिसिंग है, तो उस फाइलिंग मिसिंग की वजह से आपको ये एरर नजर आ रहा है। डिफेक्ट जो है इंस्टॉलेशन पैकेज है, इंस्टॉलेशन पैकेज में क्या होती है वो सारी फाइल्स होती है। तो अगर 100 फाइल है या तो आपको कुछ फाइल मिसिंग है या करप्ट है। ठीक है ना। और या इसका दूसरा रीजन पॉसिबल है, या वो हार्डवेयर जो है आपके पास उसकी कुछ चंद एक फाइल्स को सपोर्ट नहीं कर रहा, तो ये भी आपके पास इंस्टॉलेशन में। दूसरा ये है इंस्टॉलर bugs. These are because installer still gives error even user tries to install with administrator on। एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ से अकाउंट से वो इंस्टॉल कर रहा है फिर भी उसको एरर आ रहा है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि बेशक एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ से हो जो भी हो, अगर उसका जो पूरा पैकेज है, उसकी जो इंस्टॉलेशन पैकेज है, उसकी कुछ फाइल्स ऑलरेडी करप्ट हो चुकी है, वो अनरिकवरेबल है, तो अगर एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट भी अगर आप फॉलो करेंगे फिर भी आपको परमिशन नहीं होगी तो अपडेट विंडो एक्स। अगर आप उसको कंटेक्ट कर भी ले फिर भी आपको वो एरर नहीं स्टिल विदाउट एरर, फिर भी आपको यही एरर देगा। यूज इसमें एक डायग्राम शक्ल में बता कि कुछ डायग्राम हमें क्लियर होगी इंस्टॉलेशन टेस्टिंग किस तरह होती है। फ्लो डायग्राम या मुख्तलिफ डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह इंस्टॉलेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सेटअप को डायरेक्ट एप्लीकेशन आप सेटअप चलाते हैं तो इसमें आपसे ये क्वेश्चन पॉसिबल है कि प्रीवियस इंस्टॉलेशन डिटेक्ट कि ऑलरेडी इसका पुराना कोई वर्जन इंस्टॉल है या नहीं। अगर है, यहाँ पे आने चूज इंस्टॉलेशन ऑप्शंस, वहाँ पे आपने ऑप्शन सेलेक्ट करना है और जो अभी आप नया इंस्टॉल करना चाहते हैं उस पे आपने क्लिक करना है और फिर रिबूट फ्रॉम इंस्टॉलर है, यस है तो वापस एंड में आप कि आपने कंप्लीट एनी रिमेनिंग इंस्टॉल टास्क और इंस्टॉलेशन फिल। अगर नो में है कि प्रीवियस वर्जन इसका डिटेक्टिव और आप बिल्कुल फ्रेश इंस्टॉल कर रहा है, नो में है। अगर उसका एग्जिस्ट नहीं है तो आपने क्या सिलेक्ट डेस्टिनेशन पाथ, पहले आपको पाथ सिलेक्ट करना होता है फिर नीचे आना। तो ये स्टेप और ये वाला स्टेप ये आपने तब करना है अगर आप यहाँ रिबूट ना हो रहा और वहाँ पहले से पाथ एग्जिस्ट ना कर रहा। अगर आप इंस्टॉलेशन कर रहे और रिबूट फ्रॉम इंस्टॉलर वो रिबूट नहीं हो रहा तो फिर आपने क्या करना, क्वाइट सेटअप दैट एग्जी एंड रिबूट मैनुअली। आपने डिफॉल्ट को हटा के आपने मेन्यू से उसको रिबूट करना है फिर आपने कंप्लीट स्टेप। तो ये कुछ फ्लो डायग्राम से आपको पूरा सीक्वेंस क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे कुछ इस तरह प्रीवियस में कुछ टिप्स और ट्रिक्स के बारे में बताया था। तो यहाँ भी है एक है प्रीवियसली इंस्टॉल्ड कॉम्पैक्ट बेसिक वर्जन ऑफ एप्लीकेशन एंड नेक्स्ट टाइम इंस्टॉल द फुल एप्लीकेशन वर्जन। इसमें कुछ टिप्स बता के अगर आपके पास प्रीवियस एक वर्जन है तो नेक्स्ट केस में उसके कुछ अपडेटेड वर्जन होगा उसको आपने उस तरह देखना होता है। यूज फ्लो डायग्राम्स, जो इससे पहले हमने जो टेस्टिंग एफर्ट्स है उसको वो रिड्यूस करता है फ्लो डायग्राम।
اس طرح کچھ گرافیکل اسکیچز سے ہمیں کیا ہوتا ہے سمجھنے میں بھی آسانی ہوتی ہے اور اس کو آٹومیٹ کرنے میں. ٹیسٹ دا انسٹالر اسکرپٹس یوز فار چیکنگ دا ریکوائرڈ کہ آپ اسپیس بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ ایک چیز کو آپ انسٹال کرنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے آپ نے میموری دیکھنی ہوتی ہے. ایسا نہ ہو کہ اس کے کچھ فائلز آپ انسٹال کر دو اور اینڈ میں آپ کو آپ نے اس پہ گھنٹوں ضائع کر دی اور اینڈ میں آپ کو یہ کنکلوژن آ جائے کہ آپ کے پاس اسپیس نہیں ہے. تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. سب سے پہلے آپ نے میموری چیک کرنی ہوتی ہے کہ ہارڈ ڈسک پہ اتنا اسپیس ہے یعنی کہ آپ جس اپلیکیشن کو انسٹال کر رہے ہیں وہاں پر ٹائم اور یہ سب کچھ ضائع نہ کریں. If possible, set a dedicated system for only creating disk images. مطلب کہ اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ آپ امیجز کے لیے علیحدہ ایک پارٹیشن بنا دیں, ویڈیوز کے لیے علیحدہ بنا دیں, فائلز کے لیے علیحدہ بنا دیں. مطلب کہ آپ پارٹیشننگ کر لیں ڈسک کی تو جب آپ پارٹیشننگ کر لیں گے تو پھر آپ ایک چیز کو انسٹال کر لیں گے. جس طرح بائی ڈیفالٹ ہم سی ڈرائیو میں ہر ایک چیز انسٹال ہوتی ہے, وہاں پہ ونڈوز فائل بھی ہوتی ہے, تو وہ اس کے لیے ریزرو بائی ڈیفالٹ پاتھ ہوتا ہے. بے شک آپ اس کو مینولی بھی کسی اور جگہ پہ, تو انہوں نے سب پارٹیشننگ کی بات بتائی کہ یہ کلیئر ہوگا ہمارے پاس. Forcefully aim which can break the installation process in between. See the behavior of the vendor system record its origin without any you can tell this. انہوں نے کہ جو بھی چیز آپ نے انسٹال کرنی ہوتی ہے درمیان میں اس پہ چیک آپ نے لگانا ہوتا ہے. درمیان میں آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کا انسٹالیشن سی جا رہا ہے یا نہیں, یا کچھ فائلز تو مس نہیں ہو رہی, اس کے بیہیویئر کو آپ نے دیکھنا ہوتا ہے. تو یہ بریک آف انسٹالیشن جو ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. درمیان میں اگر آپ نے ایک لمبے بڑے یا ہل فائل کو انسٹال کر دیں, ایسا نہ ہو کہ درمیان میں آپ اینڈ میں انسٹال کر لے اور وہ پراپر فنکشن نہ کر رہا ہو, تو اس کا مین ریزن یہ ہوتا ہے کہ اس میں کچھ فائلز مس ہوئی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. Use software availability free market to verify registry changes on sections. ہاں یہی والی بات بتائیے کہ اگر آپ نے ٹرائل ورژن پہ اپلیکیشن انسٹال کیا ہے تو بے شک 2 ویکس 3 ویکس 4 ویکس پہ وہ کام کریں گے. اگر اس کی اگر آپ نے رجسٹری کی ہے, اس کو آپ نے اس کا کریک خریدا ہے, آپ نے اوریجنل ورژن یوز کر رہے ہیں, تو یہ سافٹ ویئر کی اوریجنلٹی کے بارے میں بتایا کہ پائریٹڈ ورژن بھی آپ یوز کر سکتے ہیں. اور یہ کہہ رہے تھے آپ کچھ نہیں, یہ سارے کچھ لنکس ہیں, اس پہ ہم کلک کر کے اس کی طرف جا سکتے ہیں. ابھی جو ہے